हेलो एवरीवन। लेक्चर 9th का पहला टॉपिक है नाबार्ड। नाबार्ड जो है इसका पूरा नाम कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है। यह कृषि क्षेत्र में एक विकास बैंक के रूप में कार्य करता है, विकास बैंकिंग का कार्य करता है। तो नाबार्ड की स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 को हुई थी और इसकी स्थापना जो शिव रामन समिति की सिफारिश करने के आधार पर हुई थी। तो श्री रामन समिति की सिफारिश के आधार पर इसकी स्थापना की गई। इसकी स्थापना इसलिए की गई कि कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई और कृषि एवं ग्रामीण विकास क्षेत्र में साख सृजन सुविधाओं के माध्यम से वित्तीय संस्थाओं के जरिए जो है कृषि क्षेत्र का विकास करना ही इसका कार्य होता है। एंड जो नाबार्ड है, नाबार्ड में जो है सरकार एंड जो है आरबीआई, सरकार एंड आरबीआई जो है दोनों के सरकार एंड आरबीआई की देखरेख में जो है ये संस्था कार्य करती है, नाबार्ड कार्य करता है। एंड ये जो है कई प्रकार की वित्तीय संस्थाएं, जैसे कि वित्तीय संस्था मतलब बैंक होता है, वित्तीय संस्था जैसे कि लघु वित्त बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अनुसूचित एवं वाणिज्यिक व्यापारिक बैंक, ये सब जो बैंकें हैं ये सब वित्तीय संस्थाएं हैं। और इन्हीं सब वित्तीय संस्थाओं के जरिए जो वित्तीय संस्थाओं की मदद से वित्तीय संस्थाओं से साख सृजन सुविधाओं के माध्यम से जो है कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना ही इस बैंक का उद्देश्य होता है। एंड नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पेमेंट बैंक। इसका हिंदी नाम भुगतान बैंक है। पेमेंट बैंक जो है यह इसके स्थापना संसाधनों की गतिशीलता को बढ़ाने के लिए तथा जो वंचित वर्ग होता है, वंचित वर्ग को जो हमारे आर्थिक विकास की मुख्य धारा है उसे जोड़ने के लिए जो है इसकी स्थापना की गई। तो समाज का हर एक वंचित वर्ग को हमारे जो आर्थिक विकास है उसमें जोड़ने के लिए इस संस्था की स्थापना की गई। इससे हमारे संसाधन के जो है गतिशील हो जाते हैं इसमें। तो इस वजह से जो है और जो पेमेंट बैंक है, यह जो ग्राहक होते हैं, ग्राहकों को जो कई प्रकार की सुविधाएं भी देता है। जैसे कि यह लघु बचत खाते खोलने की सुविधा देता है। इसके ज़रिए जो लोग होते हैं छोटे से खाते खोल सकते हैं और उसमें जो है अपना बैंकिंग से संबंधित सभी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा भी कर सकते हैं। एंड इसकी जो पेमेंट बैंक है इसकी स्थापना मूल रूप से मुख्य रूप से प्रवासी श्रमिकों के लिए की गई। तो इसके स्थापना प्रवासी श्रमिक, निम्न आय वर्ग वाले व्यक्ति, अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति, इन सभी क्षेत्रों के लोगों को जो धन हस्तांतरण करने की सुविधा भी प्रदान करता है ये बैंक। तो धन हस्तांतरण कहने का मतलब कि पैसे को जमा करना और पैसे को निकालना, इसी को धन का हस्तांतरण कहते हैं। तो ये जो बैंक है पेमेंट बैंक, इसका मुख्य उद्देश्य जो प्रवासी श्रमिकों इसकी स्थापना प्रवासी श्रमिकों की सहायता करने के लिए की गई थी। तो इसकी कई गतिविधियां हैं या मान लो विशेषताएं हैं। जैसे कि इसकी पहली गतिविधि या विशेषता है कि यह मांग जमा को जो है स्वीकार कर सकता है, डिमांड डिपॉजिट को स्वीकार कर सकता है। एंड डिमांड डिपॉजिट मतलब जो डिपॉजिट होता है, जमा हम जो बैंकों में पैसे जमा करते हैं वो दो प्रकार का होता है। एक तो डिमांड डिपॉजिट होता है, एक फिक्स डिपॉजिट होता है। फिर डिमांड डिपॉजिट मतलब डिमांड डिपॉजिट जब हम जमा करते हैं तो इसमें ये होता है कि हम जब चाहे तब अपने पैसे को निकाल सकते हैं। एंड फिक्स डिपॉजिट में जो कोई एक डेट फिक्स की जाती है, डेट तारीख, उसी तारीख को हम वो पैसे को निकालेंगे फिक्स डिपॉजिट में। तो दो प्रकार की जमाएँ होती हैं। तो ये मांग जमा यानी डिमांड डिपॉजिट जो है ये जमा कर सकता है। एंड यह प्रति व्यक्ति यानी एक व्यक्ति जो है कम से कम 2 लाख रुपए तक की जो जमा इन बैंकों में रख सकता है अपना। एंड यह जो है जो डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड जो है जारी कर सकता है। और इसको जो है क्रेडिट कार्ड जारी करने की इजाज़त नहीं होती है। यह क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकता क्योंकि यह ऋण देने का अधिकार इसको नहीं होता है। तो पेमेंट बैंक जो है ऋण नहीं देने का कार्य करता है, इसीलिए यह क्रेडिट कार्ड भी जारी नहीं करता है। क्योंकि क्रेडिट कार्ड के जरिए जो है लोग एक तरह से जो बैंकों से ऋण ही ले रहे होते हैं। एंड ये जो है बैंक है बैंकिंग का कार्य करता है, इसीलिए जो है इसको जो है आरबीआई के जरिए जो आरबीआई का जो रिजर्व रखना होता है सीआरआर एंड एसएलआर, बैंकिंग कार्य करने की वजह से जो इसको सीआरआर एंड एसएलआर जैसे प्रतिभूतियों को जो अपने पास रखना होता है, इसका पालन करना होता है।
एंड इसके लिए जो है ये इसके लिए अनिवार्य है कि इसके पास जो जमाएँ होती हैं, देयताएँ होती हैं, इसके लिए अनिवार्य है कि अपने जो है मूल देयताएँ जो होती हैं, देयताएँ मतलब जो लोग उसके पास पैसे जमा करते हैं बैंक के पास, अब उस बैंक के पास जितनी पूँजी है, अब उस पूँजी का वो उपयोग जिन लोगों को ऋण देने के लिए करेगा या फिर जो कुछ भी करे, तो वो उसकी देयताएँ होती हैं। तो उन देयताओं का जो उसको पेमेंट बैंक को मिनिमम 75% जो है उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जो है इन्वेस्ट करना अनिवार्य है। तो सरकारी प्रतिभूतियों में उसका 75% हिस्सा जो है अपना वो सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदेगा, बेचने में वो लगाएगा। एंड नेक्स्ट है लघु वित्त बैंक। लघु वित्त बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो जो लघु वित्त बैंक है, इसकी स्थापना आरबीआई के द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों को जो देखकर इसकी स्थापना की गई, इसको लाइसेंस दिया गया। तो आरबीआई जो है कई उद्देश्यों को देखते हुए जो है इस बैंक को लाइसेंस दिया। जैसे कि एक तो ये है कि इससे बचत जो होती है, बचत प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। मतलब लोग अपने जो पैसे होते हैं उसको बैंकों में सुरक्षित रख पाते हैं, तो वो जो है बचा रहता है पैसा, तो उससे जो बचत की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है इससे। एंड इससे छोटी इकाइयों, लघु एवं सीमांत किसानों, सूक्ष्म उद्यमों, असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों, इन सभी लोगों को जो है प्रौद्योगिकी के माध्यम से, नई प्रौद्योगिकी के माध्यम से, आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से जो इनको बहुत ही कम लागत पर जो है इनको ऋण की सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भी इसकी स्थापना की गई। एंड लघु वित्त बैंक जो है ये जो है वित्तीय समावेशन को भी पूरा करने में जो है सहायता करेगा बैंकों की। तो ये वित्तीय समावेशन जैसे लक्ष्यों को भी पूरा करने में सहायता करेगा। एंड ये जो बैंक है लघु वित्त बैंक, तो इन्हीं सभी उद्देश्यों को देखते हुए जो आरबीआई ने जो इस बैंक की स्थापना की। लघु वित्त बैंक की गतिविधियाँ क्या होती हैं? तो इसकी गतिविधि ये होती है कि ये जो बैंक है, यह जो बैंक ग्राहकों को उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए ऋण भी दे सकता है और ये जमा भी स्वीकार कर सकता है। तो इसको जमा स्वीकार करने का और ऋण देने दोनों का अधिकार होता है। और इसके द्वारा जो ऋण की सुविधाएं दी जाती हैं उसमें जो है इन बैंकों के लिए ये अनिवार्य होता है कि जो ऋण की सुविधाएं दी जाती है इसके द्वारा, उसमें जो है वंचित वर्गों को जो है बहुत अधिक प्राथमिकता दी जाती है। तो जो वंचित और हो गए प्राथमिक क्षेत्र वाले लोग होते हैं, उनको जो है लघु वित्त बैंक द्वारा उन लोगों को ऋण देने में अधिक प्राथमिकता दी जाती है। एंड जैसे कि मान लो 2 व्यक्ति जाते हैं बैंक में ऋण लेने के लिए, एक है वंचित वर्ग का व्यक्ति है और एक मान लो धनी वर्ग का व्यक्ति है। तो उस स्थिति में बैंक के पास उतने पैसे नहीं है कि वो दोनों को ऋण दे सकें। तो उस स्थिति में वो जो है प्राथमिकता देगा वंचित वर्गों को ऋण देने में। मतलब उसके पास तो ऋण देने के लिए एक ही आदमी को ऋण देने योग्य उसके पास पैसे हैं उस वक्त, तो वो प्राथमिकता क्षेत्र को यानी वंचित वर्गों को ऋण देगा, ना कि धनी वर्गों को। तो इसलिए जो है इन बैंकों द्वारा जो है वंचित वर्गों को जो ऋण देने में अधिक प्राथमिकता दी जाती है। एंड ये जो है बैंक होते हैं, जो लघु वित्त बैंक है, ये बैंकिंग का कार्य करता है, इसीलिए इसको CRR एंड SLR भी रखना ज़रूरी होता है। मैंने CRR एंड SLR के बारे में मैंने बताया है डिटेल्स में बैंकिंग वाले चैप्टर्स में। एंड ये जो है एंड लघु वित्त बैंक जो है इसके जो निवल ऋण होता है, निवल देयता होता है, इसका अधिकतम 75% जो हिस्सा है इसको प्राथमिकता क्षेत्र में जो है उधार देने के लिए उधार देना अनिवार्य होता है। तो ये अपने जो है जो इसके पास निवल देयता होता है उसका जो 75% जो है ये हिस्सा जो है ये प्राथमिकता क्षेत्र को उधार देने में इन्वेस्ट करेगा। एंड जो ऋण है, ऋण का अधिकतम 50% जो हिस्सा है वो 25 लाख रुपए तक के जो है ऋण का होना चाहिए। तो वो लघु वित्त बैंक पढ़ा। तो जो पेमेंट बैंक मैंने बताया था, पेमेंट बैंक जो प्रवासी श्रमिकों के लिए है, उसी की तर्ज पर जो है एक और बैंक की स्थापना की गई, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक।
तो इंडिया पोस्ट जो हमारा भारतीय डाक है उसको जो है आरबीआई के द्वारा पेमेंट बैंक का लाइसेंस दिया गया, भुगतान बैंक का लाइसेंस दिया गया उसको, तो इसलिए वो जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नाम से विकसित हुआ। एंड ये जो संस्था है जो भारतीय डाक भुगतान बैंक है, इस पर जो है 100% जो स्वामित्व होता है वो सरकार का होता है। एंड ये जो संस्था है इसका उद्देश्य जो है देश के अंतिम व्यक्ति तक जो है बैंकिंग सुविधाओं का जो लाभ पहुंचाना होता है। देश का अंतिम व्यक्ति वो होता है जिसके पास जो है बैंक खाते तक नहीं होते हैं, जिसके पास जो है बैंकिंग के बारे में कोई वित्त के बारे में कोई उसके पास शिक्षा यानी नॉलेज ही नहीं होती है, ज्ञान ही नहीं होता है। तो उस अंतिम व्यक्ति को जो है बैंकिंग की सुविधाएं उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य होता है। एंड यह जो है एंड हमारा जो भारत है, भारत में जो भारतीय डाक का जो बहुत बड़ा नेटवर्क मौजूद है। और हमारे जो नागरिक हैं वो भारतीय डाक पर जो बहुत अधिक विश्वास की नज़र से भी देखते हैं। तो नागरिकों की दृष्टि से जो है भारतीय डाक भुगतान बैंक जो है, भारतीय डाक जो है एक विश्वास पात्र जो है संस्था है। इसलिए जो है ये जो है एंड इसीलिए जो भारतीय डाक भुगतान बैंक की जो है भारतीय डाक भुगतान बैंक का जो है समाज में अधिक सशक्तता से जो है कार्य करना अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि जो है हमारे जो भारत है उसमें वहाँ हर क्षेत्रों में, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, भारतीय डाक मौजूद है। और हर व्यक्ति जो उस डाक का फ़ायदा भी मतलब सेवा भी लेता है किसी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए, या फिर उस भारतीय डाक भुगतान बैंक से बैंकिंग सुविधा लेने के लिए। तो इसीलिए जो है इसका विशाल नेटवर्क भारत में उपलब्ध है। तो और इसके द्वारा भारतीय डाक भुगतान के द्वारा जो है समाज को जो है कई प्रकार की सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। जैसे कि जो मूलभूत बैंकिंग सुविधाएं जो होती हैं वो इसके द्वारा प्रदान की जाती हैं। मूलभूत बैंकिंग सुविधाएं में आ जाएगा बीमा, पेंशन, ऋण, जमा। तो ये सब जो है मूलभूत बैंकिंग सुविधाएं होती हैं जो कि हर व्यक्ति, मूलभूत मतलब यही होता है कि हर व्यक्ति के पास ये सुविधा होनी चाहिए। तो इसी को हम मूलभूत कहते हैं। और जो मुख्य होता है मतलब कुछ मुख्य मतलब ये मुख्य है और ये कुछ क्षेत्रों, कुछ लोगों के पास ही रहेगा। लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं रहती हैं ये समाज के हर वर्ग को जो ये सुविधाएं मिलनी ही चाहिए। तो ये मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की सुविधा देता है। एंड यह घरेलू स्तर पर, घर पर बैठे ही धन के हस्तांतरण करने की भी सुविधा भी देता है। घरेलू स्तर पर कोई लोग जो है धन का आवाजाही कर सकते हैं, धन को निकाल सकते हैं और जो है जमा भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा जो भारतीय डाक भुगतान बैंक है इसमें कुछ चुनौतियां भी हमें देखने को मिलती हैं। पहली चुनौती तो ये है कि इसमें जो आधुनिक आधारभूत जो संरचना होती है उसका बहुत अभाव होता है। ये जो है जो बैंक होता है आधुनिक तरीके से अपने आप को डेवलप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो है उसके लिए जो है पूंजी चाहिए होती है और इनके पास जो पूंजी का अभाव रहता है। एंड दूसरा चुनौती ये है कि इनमें जो प्रशिक्षित कर्मचारियों की भी कमी रहती है। ये जो संस्था होती है इसमें ऐसे व्यक्ति नियुक्त नहीं होते हैं जो कि योग्य होने चाहिए, जो कि प्रशिक्षित होने चाहिए, उस पद के लिए योग्य होने चाहिए। बल्कि कई ऐसे कर्मचारी भी नियुक्त हो जाते हैं जो कि उस पद के लिए योग्य नहीं होते हैं, प्रशिक्षित नहीं होते हैं उस काम के लिए। इस वजह से भी ये जो है आधुनिक आधारभूत संरचना को अपना नहीं पाते हैं। एंड नेक्स्ट चुनौती ये है कि ये पूंजी के अभाव में आकर, पूंजी के अभाव होने के कारण पूंजी का अभाव होने के कारण जो है ये जो बैंक होते हैं निजी क्षेत्र से बहुत अधिक जो है प्रतिस्पर्धा भी करते हैं। और इनमें पूंजी का अभाव इसलिए देखा जाता है क्योंकि इस पर तो 100% सरकार का ही स्वामित्व है। तो इन बैंकों को सरकार के हिसाब से ही चलना होता है। ये जो खुद अपने मन से जो है कहीं भी कुछ इन्वेस्ट नहीं कर सकते, पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये जो अपने हिसाब से कार्य नहीं कर पाते हैं, इसीलिए जो है इन बैंकों, ये बैंक जो अपने ढंग से जो है
आधुनिक आधारभूत संरचना को अपना नहीं पाते हैं, क्योंकि ये इनको तो सरकार के हिसाब से ही चलना होता है इन बैंकों को। तो इसलिए जो है कुछ चुनौतियाँ समस्याएं भी इन बैंकों को झेलनी पड़ती है, देखनी पड़ती है। नेक्स्ट है लेक्चर 10। लेक्चर 10 में है पहला है वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन तो वित्तीय समावेशन से तात्पर्य ये है कि हमारे देश के वंचित वर्गों को हमारी जो प्रचलित वित्तीय व्यवस्था है उससे जोड़ने को ही हम वित्तीय समावेशन कहते हैं। तो इसमें वंचित वर्ग की भूमिका होती है एंड इसमें जो है उन व्यक्तियों को भी शामिल किया जाता है जो सुदूर रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर शिक्षा के मामले में बहुत पिछड़े हुए क्षेत्र होते हैं, तो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के सदस्यों को भी, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों की भी भूमिका इसमें होती है। एंड वित्तीय समावेशन जो है समाज का हर एक वंचित वर्ग को हमारी जो वित्तीय समावेशन की मुख्य धारा है, हमारी जो वित्तीय व्यवस्था की मुख्य धारा है उससे जोड़ने की एक पूरी प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है। एंड इससे जो हमारे संसाधन जो होते हैं वो गतिशील हो जाते हैं। ये जो है संसाधनों की गतिशीलता को बढ़ाने में भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इससे संसाधन गतिशील इसलिए होते हैं क्योंकि जो वंचित वर्ग होते हैं उनको बैंकिंग का कोई नॉलेज नहीं होता है। तो उनके पास जो वो वित्त जो आय इकट्ठा करते हैं, जो वो उनका आय मिलता है, उनके पास कुछ पैसे बचते भी हैं तो वो घर में ही सुरक्षित रखते हैं। अगर उनको बैंकिंग सुविधा का उनको ज्ञान होता, वित्तीय व्यवस्था के बारे में अगर वो जानते, तो अपने पैसों को घर में ना रखने के बजाय वो बैंकों में रखते, और बैंकों में रखते तो बैंक उनको जो है प्रति वर्ष जो है उस पैसे पर ब्याज भी देता। तो इससे उनका जो है वो पैसे हैं वो बढ़ते भी। तो और इससे हमारे संसाधन, इसी को हम कहते हैं कि हमारे संसाधन गतिशील हो रहे हैं। तो इससे हमारे संसाधनों की गतिशीलता में वृद्धि होगी। तो इस वजह से जो है इससे हमारे वित्तीय समावेशन, अगर वित्तीय समावेशन बढ़ेगा तो हमारे जो संसाधन गतिशील होंगे। एंड वित्तीय समावेशन के द्वारा जो है कई प्रकार की सुविधाएं जो है ग्राहकों को दी जाती हैं, जिससे इसके द्वारा जो है बचत को बढ़ावा देने के लिए, मतलब धन को बैंकों में सुरक्षित रखने के लिए, इसी को हम बचत कहते हैं। तो बचत को बढ़ावा देने के लिए आसान बैंक खाते खोलने की जो है खोलने को उपलब्ध कराता है। तो वित्तीय समावेशन के जरिए मतलब आसान तरीके से, बहुत आसान तरीके से, मतलब उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा, पैसा भी नहीं लगेगा, 100-200 लगेगा। तो आसान तरीके से बैंक खाते खोलने की सुविधा उपलब्ध कराता है। एंड ये जो है सस्ती ब्याज दर पर जो है समाज के निम्न आय वर्ग वाले व्यक्तियों को ऋण की सुविधा देता है, जो कि बहुत कम ब्याज दर वाला ऋण होता है। एंड ये जो है समाज के वंचित वर्गों को जो है जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जैसे कि बीमा, पेंशन, जमा, ऋण, ये सब सुविधाएं देने में जो है अग्रसर होता है। तो वित्तीय समावेशन के काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इससे जो है हमारे समाज को, हमारे ग्राहक को, हमारे वित्तीय व्यवस्था को, सबको लाभ मिलता है। एंड ये जो है वैज्ञानिकों द्वारा कह लो या फिर हमारे अर्थव्यवस्था द्वारा कह लो, ये सर्व मान्यता है कि वित्तीय समावेशन जब तक नहीं किया जाएगा तब तक हम समावेशी विकास के लक्ष्य को भी पूरा नहीं कर पाएंगे। और समावेशी विकास के लक्ष्य को अगर हम पूरा नहीं करेंगे तो हमारी आर्थिक समृद्धि भी नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए जो है हमारी जो प्रचलित वित्तीय व्यवस्था है उसमें जब तक समाज के हर नागरिक को नहीं जोड़ा जाएगा, समाज के हर नागरिक को विकास की प्रक्रिया तक नहीं लाया जाएगा, तब तक हमारा वित्तीय समावेशन का लक्ष्य पूरा नहीं होगा और तब तक हमारा समावेशी विकास भी नहीं होगा। तो इसीलिए जो है समावेशी विकास जो हमारी अर्थव्यवस्था की वितरण प्रणाली के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए जो हम वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ताकि हम समावेशी विकास करके जो है वितरण प्रणाली को जो है मजबूत बना सकें। तो जो वित्तीय समावेशन है इसके अंतर्गत जो कई वर्ग जो है कुछ वर्गों को जो लक्षित किया जाता है, टारगेट किया जाता है कि अगर इन वर्गों का जो है विकास हो जाए, अगर इन वर्गों को जो है समाज के इन वर्गों को वित्तीय व्यवस्था से जोड़ दिया जाए, तो इससे हमारा जो क्षेत्र होता है
इससे हम वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। जैसे कि इसमें कुछ वर्गों को लक्षित किया, जैसे कि सीमांत एवं भूमिहीन किसान, प्रवासी श्रमिक हो गए, समाज के कमज़ोर वर्ग और निम्न आय वर्ग वाले व्यक्ति। तो ये 4 कैटेगरी में आने वाले लोगों को, ग्राहकों को, वर्ग के लोगों को जो है इससे लक्षित किया जाता है वित्तीय समावेशन में। एंड वित्तीय समावेशन को प्राप्त करने के लिए कई संस्थाएं भी हमें सहायता करती हैं, सहायता करने में भूमिका निभाती हैं। जैसे कि इसके अंतर्गत जो कुछ वित्तीय संस्थाएं हैं, कुछ बैंकिंग संस्थाएं हैं, जैसे कि वाणिज्यिक बैंक, लघु वित्त बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भुगतान बैंक, भारतीय डाक भुगतान बैंक। तो ये सब जो बैंकिंग संस्थाएं हैं, ये भी जो है हमारे वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को पूरा करने में सहायता करती हैं। और कुछ बीमा कंपनियां जो हैं, बीमा कंपनियां भी हमारे वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को सहायता करती हैं पूरा करने में। एंड NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये जो है एक बैंकिंग कंपनी है, इसके बारे में आगे बताऊंगी। तो ये भी जो है एक तरह से जो वित्तीय समावेशन को जो है प्राप्त करने में जो हमारी सहायता करती है। तो वित्तीय समावेशन के जरिए जो है कई संस्थाएं हमारी मदद करती हैं। तो वित्तीय समावेशन से कई क्षेत्रों को लाभ होता है। इससे जो है ग्राहक को, सरकार या अन्य अर्थव्यवस्था को, वित्तीय व्यवस्था को, वित्तीय संस्थाओं को मतलब इससे जो सबको लाभ होता है। तो वित्तीय समावेशन का लाभ किसको किसको मिलता है, हम इसके बारे में जानेंगे। जैसे कि इसका लाभ तो ग्राहकों को मिलता है। पहला मतलब इसका लाभ ग्राहकों को मिलता है, ग्राहकों को भी मिलता है। जैसे कि ग्राहकों की बचत जो प्रवृत्ति होती है उसको बढ़ावा मिलता है। लोग जो है जो बचत होता है उसको बढ़ा पाते हैं, मतलब बचत करके जो अपने पैसे बैंक में रख पाते हैं, जिससे उनको उससे लाभ मिलता है। एंड ग्राहकों को दूसरा लाभ ये मिलता है कि उनके ब्याज आय में वृद्धि होती है। ब्याज आय मतलब जो लोग जो पैसे जमा करते हैं, बैंकों में, उन पर जो है बैंक जो है प्रति वर्ष उनको जो है कुछ प्रतिशत जो है ब्याज अदा करता है, कुछ प्रतिशत उनको उस पर पैसे देता है। तो इस प्रकार उनसे जो है उन लोगों की आय में वृद्धि होती है। तो उस ब्याज आय में वृद्धि होता है एंड जो उनका जीवन स्तर होता है लोगों का, उसमें सुधार होता है। इससे लोगों का जो है जमा, ऋण, बीमा जैसी जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो जो है लोग इसको प्राप्त कर पाते हैं और इससे उनका जीवन जो स्तर होता है वो ऊपर उठता है। इसलिए जो है इससे जो है हमारे जो ग्राहक होते हैं वो भी लाभान्वित होते हैं। इससे हमारे वित्तीय संस्थाओं को भी लाभ होता है। जैसे इससे हमारे वित्तीय संस्थाओं में लाभ ये होता है कि वित्तीय संस्थाओं का जो साख सृजन करने की जो क्षमता होती है उनमें वृद्धि होती है। तो वित्तीय समावेशन जैसे किया जाएगा तो लोग अधिक से अधिक जो धन होता है, अपने पैसे होते हैं, जो उनके बचे हुए पैसे होते हैं वो बैंकों में रखते हैं। तो बैंकों में रखने की वजह से जो है बैंकों में जब लोग पैसे रखते हैं ज़्यादा, तो उससे जो बैंक होते हैं वो अधिक साख सृजन कर पाते हैं। तो इससे बैंकों की साख सृजन करने की क्षमता में वृद्धि होती है और बैंक को अधिक लाभ होता है, क्योंकि जब अधिक पैसे होते हैं बैंकों के पास तो अधिक उन पैसों को जो है अधिक लोगों को ऋण देने में इस्तेमाल करते हैं। और जो ऋण देते हैं ग्राहकों को, वो उस ऋण के बदले जो ग्राहक मूलधन तो देते ही हैं, उसके ऊपर जो है जो ब्याज लेता है बैंक, वो भी अदा करते हैं। तो उस ब्याज के रूप में जो है बैंकों को लाभ होता है। तो उसी को हम लाभ कहते हैं बैंकों का। एंड बैंकों की जो व्यापार की जो क्षमता होती है, व्यापार में भी वृद्धि होता है। तो बैंकों के व्यापार में भी वृद्धि होता है। हमारे वित्तीय समावेशन से हमारी अर्थव्यवस्था या फिर कह लो सरकार को भी लाभ होता है। तो वित्तीय समावेशन जैसे कि संसाधनों की गतिशीलता में सुधार होती है, संसाधन गतिशील हो जाते हैं और इससे बचत दर और निवेश दर में भी वृद्धि होती है, क्योंकि जब हम बचत करते हैं तो उस बचत से जो है पैसे इन्वेस्ट भी किया जाता है। तो बचत जब करते हैं तभी हम निवेश कर पाते हैं दूसरे कामों में। एंड इससे लाभ ये होता है कि उत्पादन एवं रोजगार में भी वृद्धि होती है। तो उत्पादन जैसे बढ़ता है, अधिक चीज़ों का जब उत्पादन होने लगता है तो लोगों को अधिक रोजगार मिलने लगता है। लोगों के काम करने के जो है जो ऑप्शन होते हैं, लोगों को काम करने के जो विकल्प होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इससे जो है रोजगार की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। एंड जो कल्याणकारी योजनाएं होती हैं जो कि सरकार द्वारा ही जारी की जाती हैं, तो कल्याणकारी योजनाओं का जो लाभ होता है उस वास्तविक लाभार्थी को पहुंच पाता है। मतलब जिस वर्ग को लक्षित करने के वजह से
वो योजना लाई गई है वो उस लाभार्थी तक पहुंच जाता है। एंड इससे जो वितरण की प्रणाली होती है, संसाधनों के वितरण में भी सुधार होता है। एंड इससे जो अनावश्यक खर्च होते हैं, सरकार के जो अनावश्यक खर्च होते हैं उसमें भी कमी आ जाती है। तो इससे अर्थव्यवस्था एंड सरकार को भी लाभ होता है वित्तीय समावेशन से। वित्तीय समावेशन से हमारे वित्तीय व्यवस्था को भी लाभ होता है। वित्तीय व्यवस्था को कैसे लाभ होता है? तो वित्तीय व्यवस्था को लाभ ऐसे होता है कि जो हमारी वित्तीय व्यवस्था है उसमें जो असंगठित बाजार है, असंगठित वित्तीय बाजार का जो है संकुचन हो जाता है। असंगठित वित्तीय बाजार कह लो कि समाप्त हो जाता है। असंगठित वित्तीय बाजार मैंने बताया था मुद्रा बाजार वाले चैप्टर में। तो असंगठित वित्तीय बाजार वो होता है जब हमारी पहले की जो हमारी अर्थव्यवस्था थी, 1990 के जो बाद की अर्थव्यवस्था थी, वो उस समय जो असंगठित जो वित्तीय बाजार था वो बहुत अधिक प्रचलित था। असंगठित वित्तीय बाजार मतलब समाज में जो है वैसे लोग जैसे सेठ और साहूकार जो है, उस समय जो लोग थे वो सेठ और साहूकार से ही जो है ऋण लिया करते थे और उनके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे रहते थे तो उन्हीं के पास जमा कर दिया करते थे। और जो ऋण देते थे सेठ और साहूकार वो अपने मर्जी से जो है उस पर ब्याज वसूलते थे और लोगों को चुकाना भी पड़ता था। तो इस व्यवस्था में जो कोई नियम और कानून नहीं होता है, लोग अपनी मर्जी के अनुसार जो है ऋण ब्याज निर्धारण करते हैं और उस ब्याज पर जो है ऋण देते हैं। तो इसी को हम असंगठित मुद्रा बाजार कहते हैं। और वित्तीय व्यवस्था को लाभ ये होगा कि जो हमारा संगठित मुद्रा बाजार है, संगठित मुद्रा बाजार के माध्यम से जो है बहुत कम ब्याज दर पर जो है ऋण उपलब्ध कराना ग्राहकों को। तो ये इसका लाभ होगा। संगठित मुद्रा बाजार ये होता है जिसे हमारी भारतीय बैंकिंग जो व्यवस्था है वो संगठित मुद्रा बाजार है, क्योंकि इसमें एक निश्चित नियम प्रक्रिया है जिसके जिस नियम प्रक्रिया के माध्यम से जो हम ग्राहकों को ऋण देते हैं और उनसे जो जमा भी स्वीकार करते हैं, उनके जमा भी जो है हम स्वीकार करते हैं। तो इसलिए जो है इसी को हम संगठित मुद्रा बाजार कहते हैं। तो आज के समय में जो है संगठित मुद्रा बाजार का विस्तार हो गया है एंड असंगठित मुद्रा बाजार जो संकुचित हो गया है। तो तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है वित्तीय समावेशन का मापन। तो वित्तीय समावेशन का मापन कैसे होता है? तो वित्तीय समावेशन को मापने के लिए हमारी जो वित्तीय व्यवस्था है, वित्तीय व्यवस्था में वंचित वर्ग की जो भूमिका होती है उसी को मापा जाता है। तो उसी से हम वित्तीय समावेशन का मापन कर लेते हैं। तो यदि वंचित वर्ग की भूमिका वित्तीय समावेशन में जो है बढ़ जाती है तो हम उससे मानते हैं कि हमारा वित्तीय समावेशन का विस्तार हो रहा है। और जब वंचित वर्ग की भूमिका घटती है तो हम मानते हैं कि वित्तीय समावेशन जो है संकुचित हो रहा है या फिर स्थिर हो रहा है। तो इस वजह से जो है इसी को देखते हुए आरबीआई ने प्रतिवर्ष जो है वित्तीय समावेशन सूचकांक को जो है की शुरुआत की एंड जो कि वित्तीय समावेशन से संबंधित जो आंकड़े होते हैं उसका अध्ययन करेगा। तो अब जो है प्रतिवर्ष जो वित्तीय समावेशन सूचकांक प्रकाशित किया जाता है, जिसमें किस हद तक जो है वंचित वर्ग जो हमारे वित्तीय व्यवस्था से जुड़ चुके हैं इसका जो है आकलन किया जाता है। एंड जो इसकी चुनौतियाँ क्या हैं? तो इसकी जो है वित्तीय समावेशन की कई चुनौतियाँ भी हैं, जैसे कि इसमें जो अत्यधिक जनसंख्या की चुनौती है, क्योंकि अत्यधिक जनसंख्या होने की वजह से भारत की अत्यधिक जनसंख्या होने की वजह से उसमें जो है हमारे समाज के वंचित वर्गों को ढूंढना और उनको हमारी वित्तीय व्यवस्था से जोड़ना काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। एंड दूसरा है कि वित्तीय साक्षरता का अभाव। समाज के बहुत ऐसे वर्ग हैं जो कि वित्तीय साक्षरता उनको पता नहीं है, वित्तीय साक्षरता का ज्ञान नहीं है। इस वजह से भी जो है वित्तीय साक्षरता का अभाव होने की वजह से भी इस लक्ष्य को पूरा करने के मार्ग में जो चुनौती आती है। एंड वित्तीय समावेशन की जटिल प्रक्रिया होने की वजह से भी इसको प्राप्त करना काफ़ी कठिन हो जाता है, क्योंकि ये काफ़ी जटिल प्रक्रिया है।
समाज के ऐसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वंचित वर्गों को हमारे वित्तीय व्यवस्था से जोड़ना जो काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाता है, क्योंकि ऐसे लोगों को हम जल्दी ढूंढ नहीं पाते हैं। एंड जो हमारे सुदूर रूप से ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं उनमें आधारभूत संरचना का भी अभाव होता है। तो आधारभूत संरचना का अभाव होने की वजह से भी उनमें वंचित वर्ग को ढूंढ पाना जो है काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार जो है वित्तीय सर्वेक्षण में कई चुनौतियाँ भी हमें देखने को मिलती हैं। एंड सरकार द्वारा जो वित्तीय सर्वेक्षण के लिए कई प्रयास भी किया गया है, जैसे कि भारत द्वारा जो वित्तीय सर्वेक्षण के लिए जैसे पहला प्रयास ये किया गया है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना को लाया गया। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना को जो वित्तीय सर्वेक्षण के लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से ही जो इसको लाया गया था सरकार द्वारा, ताकि जो है समाज के हर वर्ग को जो है बैंक खाते खोले जाएं, समाज का हर वर्ग जो बैंक खाते खोले। तो इस वजह से जो इसको लाया गया। एंड जो आरबीआई है, आरबीआई द्वारा जो कई नए बैंकों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया भी शुरू की गई। आरबीआई ने कई नए बैंकों को लाइसेंस देना शुरू किया, ताकि जो है बैंकों की संख्या बढ़ाकर जो है वित्तीय सर्वेक्षण के लक्ष्य को जो है जल्दी पाने में जो है सुधार किया जा सके। एंड वित्तीय समाज साक्षरता एंड वित्तीय शिक्षा नीति जैसे जो है कार्यक्रम भी शुरू किए गए। तो नेक्स्ट है, तो इस प्रकार जो हमारे वित्तीय सर्वेक्षण को जो है प्राप्त करने में जो कुछ सुधार भी किए जाते रहते हैं, ताकि जो इसको प्राप्त करना जो है आसान हो जाए। एंड आसान नहीं, थोड़ा सा मतलब सहायता मिल सके। और नेक्स्ट टॉपिक है प्राथमिकता क्षेत्र उधारी। प्राथमिकता क्षेत्र उधारी मतलब इसमें ये होता है कि जो अर्थव्यवस्था है, हमारी अर्थव्यवस्था के कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो वित्तीय आधारभूत जो संरचना होती है उनके अभाव के कारण जो है समय पर उनके पास जितनी मात्रा होनी चाहिए, मतलब समय पर जो है उनको जो है पर्याप्त मात्रा में जो है वैसी साख सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हो पाती हैं जिसकी उनको ज़रूरत होती है। तो ऐसे क्षेत्रों में जो है तो इसका परिणाम यही निकलता है कि इससे न केवल हमारी आर्थिक असमानता में वृद्धि होती है, बल्कि हमारा जो समावेशी विकास है, समावेशी विकास का जो लक्ष्य होता है, समावेशी विकास करने का जो लक्ष्य है, वो उसके मार्ग में भी जो है बाधा उत्पन्न होती है। तो इसलिए जो हम वित्तीय समावेशन का जो है तो इस प्रकार जो प्राथमिकता क्षेत्र उधारी जो है तो इन्हीं सभी समस्याओं को देखते हुए जो प्राथमिकता क्षेत्र उधारी की शुरुआत की गई। एंड इसके अंतर्गत जो अनुसूचित व्यापारिक बैंक है, अनुसूचित जो वाणिज्यिक बैंक हैं, इनके द्वारा ये कहा गया है कि इनके द्वारा जो है इनके ऋण का जो है न्यूनतम 40% जो हिस्सा है इनको प्राथमिकता क्षेत्र को उधार देना अनिवार्य बना दिया गया। एंड जो आरआरबी था, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था, और लघु जो वित्त बैंक है, इनके लिए यह मात्रा जो 75% ही, न्यूनतम 75% ही रखी गई है। बाकी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए यह मात्रा जो 40% की है। तो प्राथमिकता क्षेत्र जो है, प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत जो है कई समूह शामिल होते हैं। तो प्राथमिकता क्षेत्र में जैसे कि कृषि, जैसे इसके अंदर कृषि क्षेत्र आ जाएगा, सीमांत एवं लघु किसान, सूक्ष्म उद्यम, समाज का कमजोर वर्ग, एंड शिक्षा पर ऋण, आवास पर ऋण, नवीनीकृत ऊर्जा पर ऋण, उद्यमशीलता पर ऋण। तो ये सब जो क्षेत्र आते हैं प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो बैंकों के लिए यही अनिवार्य किया गया है कि बैंक जो है अपने 40% या फिर 75% हिस्सा जो है इन्हीं क्षेत्रों को ऋण देने में जो है लगाएंगे। तो ये जो व्यवस्था थी, इसके कारण जो है बैंक अपने जो मूलभूत उनकी जो वाणिज्यिक उद्देश्य था उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। तो आरबीआई ने जो है इसके लिए एक नई व्यवस्था का आरंभ किया, जो कि प्राथमिकता क्षेत्र उधारी सर्टिफिकेट के रूप में सामने आया। तो प्राथमिकता क्षेत्र उधारी सर्टिफिकेट में ये होता है कि जो बैंक होते हैं, वे बैंक जो प्राथमिकता क्षेत्र में उधार देने का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाए हैं, वो बैंक जो है इस सर्टिफिकेट को खरीद लेंगे, तो उनके जो प्राथमिक क्षेत्र में उधार देने का जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा। और जो बैंक है
अपने प्राथमिकता क्षेत्र में उधार देने के लक्ष्य से जो अधिक का लक्ष्य पूरा कर लिया। मतलब जैसे कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए हमारा 40% का है। अगर ये बैंक जो है 60% तक जो है प्राथमिक क्षेत्र में उधार दे चुके हैं, तो ये जो 20% जो अधिक का जो ऋण दिए हैं प्राथमिक क्षेत्र में, वो 20% का जो है एक सर्टिफिकेट जो कि RBI द्वारा ही जारी किया जाता है, सर्टिफिकेट जो है जारी करेगा। अब उस सर्टिफिकेट को जो है वो बैंक जो कि अपने 20% का जो लक्ष्य प्राथमिक उधार देने का वो पूरा नहीं कर पाया है, तो वो इस बैंक को इस सर्टिफिकेट को खरीद लेगा और वो अपने इस लक्ष्य को जो है पूरा कर लेगा। एंड इस प्रकार जो लक्ष्य को पूरा कर लेगा। एंड हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है NBFC एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो NBFC मैंने बताया था कि ये भी वित्तीय सर्वेक्षण में सहायता करती है, तो ये ही है। तो ये जो कंपनी है ये जो बैंकिंग का कार्य नहीं करती है, सामान्य रूप से बैंकिंग कार्य नहीं करती है, लेकिन ये बैंकिंग से संबंधित जो वित्तीय सुविधाएं होती हैं वो प्रदान कराती है। तो वे कंपनियां जो बैंकिंग का कार्य तो नहीं करती हैं लेकिन वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं बैंकों की तरह, उन्हीं को हम जो है NBFC कहते हैं। एंड RBI के अनुसार जो NBFC वह कंपनियां होती हैं जो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार जो है कार्य करती हैं, तथा यह ऋण देने, बीमा व्यापार, प्रतिभूतियों का अधिग्रहण करने के मामले में जो है चिट फंड जारी करने के लिए जो है इन्हीं कार्यों में संलग्न जो होती है कंपनियां, उन्हीं को हम NBFC कहती हैं। वही कंपनियां जो NBFC में शामिल होती हैं और जिन कंपनियों का उद्देश्य जो है जिनका मुख्य व्यापार कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र कृषि क्षेत्र रहता है, उद्योग तथा रहता है, वस्तुओं का क्रय विक्रय से संबंधित रहता है, तो इनको हम जो है ये कंपनियां जो NBFC में शामिल नहीं होती हैं। तो जो NBFC है इसका जो नियमन होता है RBI द्वारा किया जाता है। एंड इसमें भी जो क्षेत्रीय नियामक जो होते हैं, क्षेत्रीय जो लोग होते हैं, उनके जो निर्देश होते हैं इसमें शामिल होते हैं। एंड जो NBFC जो कंपनियां होती हैं ये जो है बैंकों से ऋण लेती हैं और ऋण लेकर जो है उन ऋणों से वंचित वर्ग को जो वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य करती हैं। तो इसलिए जो है यह अगर इनके पास पैसे नहीं होते हैं लोगों को ऋण देने के लिए, तो ये जो है बैंकों से ऋण भी ले लेती हैं। तो NBFC की भूमिका ये होती है कि NBFC जो होती है ये डिमांड डिपॉजिट को स्वीकार नहीं कर सकती हैं, ये चेक भी जारी नहीं कर सकती हैं, ये जमा बीमा योजना जो है NBFC पर लागू नहीं होता है। तो इस प्रकार जो है इनकी भूमिका होती है कि ये इस प्रकार के कार्य नहीं कर सकती हैं। एंड जो NBFC जो होती हैं इनका ना केवल हमारे वित्तीय सर्वेक्षण में सहायता मिलता है, वित्तीय सर्वेक्षण को बढ़ावा देने में सहायता मिलता है, बल्कि ये जो है एक शैडो बैंकिंग का कार्य करती हैं। और शैडो बैंकिंग का कार्य करने की वजह से सुदूर रूप से जो ग्रामीण क्षेत्र होता है उनमें जो है सुविधाएं उपलब्ध कराने में जो है सहयोगी की भूमिका निभाती हैं। तो NBFC 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है NBFC डिपॉजिट एंड दूसरा होता है NBFC नॉन डिपॉजिट। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है NBFC P2P है। तो NBFC पीयर टू पीयर, तो ये जो है इसमें जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जो ऋण लेता है, तो इसमें जो है ऑनलाइन माध्यम से जो ऋण लिया जाता है और दिया जाता है। तो ये जो है एक असुरक्षित ऋण की होता है, असुरक्षित स्थिति होती है। इसीलिए इसमें जो इंटरनेट या फिर इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्मों के माध्यम से इसमें ये ऋण की सुविधा ली जाती है, दी जाती है। तो NBFC P2P की विशेषताएं ये होती हैं कि ये जो है जो ऋण पर जो ब्याज अदा की जाती है, दी जाती है या फिर ली जाती है, उसको जो निर्धारण किया जाता है वो जो है जो ऋण लेने वाला व्यक्ति होता है और जो ऋण देने वाला व्यक्ति होता है, इन दोनों के मध्य आपसी सहमति के आधार पर जो है उसको निर्धारित किया जाता है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से जो है जो ऋणी होता है
मतलब ऋण लेने वाला जो व्यक्ति होता है वो ऋण देने वाले से ऋण लेता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। एंड एनबीएफसी P2P जो है ये जो है जमा नहीं स्वीकार कर सकती है। मतलब इसमें जो है अगर कोई व्यक्ति चाहे तो जमा नहीं रख सकता है, सिर्फ ये जो है ऋण देने वाली होती है। एंड यह जो संस्था है जो ऋण देने वाला व्यक्ति होता है उसको ऋण वसूलने के लिए जो है कोई गारंटी नहीं प्रदान करती है कि मान लो अगर कोई व्यक्ति ऋण लेता है और उसको नहीं चुकाता है तो इसमें कोई ऐसी सुविधा नहीं है, कोई ऐसी नियम नहीं है कि इस माध्यम से जो वो ऋण वसूलेगा, तो इसमें ये नहीं होता है। इसीलिए एक असुरक्षित ऋण की स्थिति में आती है। एंड इसमें धन का जो स्थानांतरण जो होता है वो बैंकिंग प्रक्रिया के द्वारा ही किया जाता है। एंड इसमें जो ऋण की जो अधिकतम जो अवधि होती है ऋण लेने की वो 36 महीने की होती है। 36 महीने तक जो है इसमें ऋण 36 महीने वाले तक जो है इसमें ऋण लिया जा सकता है। एंड इसमें जो ऋण देने वाला होता है जो ऋण देने वाला होता है वो ऋण लेने वाले व्यक्तियों को अधिकतम 50 लाख रुपए तक का जो है ऋण दे सकता है। एंड जो ऋण लेने वाला व्यक्ति होता है वो ऋण देने वाले व्यक्तियों से अधिकतम जो है 10 लाख रुपए तक का जो है ऋण ले सकता है, लोन ले सकता है। इस प्रकार ये जो पूरी प्रक्रिया होती है ये ऐसी होती है। एंड एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर के बारे में जानेंगे। एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर जो है यदि कोई व्यक्ति इसमें जो है किसी व्यक्ति को कोई वित्तीय संस्था से सुरक्षित ऋण लेना होता है, सुरक्षित या फिर सुरक्षित और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या डिजिटल तरीके से ऋण लेने होता है, तो उस आवश्यकता को पूर्ति के लिए जो वित्तीय संस्था वो जो है वित्तीय संस्था से जो व्यक्ति जोड़ता है और उस वित्तीय संस्था को जो है अपनी वित्तीय जो जानकारी होती है वो उसको देता है। तो इसमें जो है एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर जो है सुरक्षित तरीके से जो है बहुत कम लागत पर ही एक डिजिटल तरीके से उस व्यक्ति को जो है उस व्यक्ति को वित्तीय जानकारी की मदद से जो उसको ऋण देता है। तो इसकी अकाउंट एग्रीगेटर की जो विशेषताएं होती हैं, यह कंपनी जो है ग्राहक की वित्तीय जानकारी को जो है बिना उसकी सहमति से जो है साझा नहीं कर सकता है। एंड ये जो है यह संस्था उस व्यक्ति के डाटा को पढ़ एंड बेच भी नहीं सकता है। एंड उस व्यक्ति के जो डाटा होता है वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होता है, बहुत सुरक्षित होता है। एंड इसके जो है इसके अंतर्गत जो ग्राहक होते हैं, ग्राहकों के जो बैंक स्टेटमेंट्स होते हैं, टैक्स से संबंधित डाटा होते हैं, प्रतिभूति डाटा होता है, बीमा से संबंधित जानकारियाँ होती हैं, पेंशन डाटा होता है आदि से संबंधित जो जानकारियाँ होती हैं इसमें जो है शामिल होती हैं। तो इसलिए जो एनबीएफसी के जो है नियमन में सुधार भी किए गए। तो आरबीआई द्वारा जो है एनबीएफसी में इस प्रकार जो है असुरक्षित ऋण की जो स्थिति है इसको देखते हुए आरबीआई ने इसमें कुछ सुधार करने के लिए जो है आरबीआई ने 4 स्तरीय जो है एक ढांचा तैयार किया, 4 स्तरीय नियामकीय ढांचा तैयार किया, जिसका उद्देश्य यही था कि उपभोक्ता के संरक्षण तथा उपभोक्ता का संरक्षण करने के तथा वित्तीय स्थिरता में जो सुधार करने के लिए इस प्रकार जो 4 स्तरीय जो नियामकीय ढांचा आरबीआई द्वारा लाया गया। एंड जो जैसे कि जैसे कि 4 स्तरीय नियामकीय ढांचा, जैसे कि बेस लेयर, मिडल, अपर एंड टॉप। तो ये जो है इस प्रकार जो रिस्क होता है, रिस्क के आधार पर जो है आरबीआई ने जो एनबीएफसी कंपनियां होती हैं इनमें जो है रिस्क के आधार पर जो इनको निर्धारित करता है। तो इसमें जो है जो नॉन इम्पॉर्टेंट जो एनबीएफसी होती है उनको बेस लेयर में रखा जाता है। तो जैसे जैसे लेयर में वृद्धि होती है आरबीआई के नियम जो है बहुत अधिक कठोर होते चले जाते हैं। तो इस प्रकार बेस लेयर्स के आधार पर जो है एनबीएफसी कंपनियों को जो है बांटा जाता है ताकि उनमें जो ग्राहकों के जो है
सुरक्षा की जा सके। तो ये जो है ये लेक्चर 11th चल रहा है। एंड जो है नेक्स्ट हमारा टॉपिक नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियाँ। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कि जो बैंक होता है, बैंकों द्वारा जो ग्राहकों को ऋण दिया जाता है और उन ऋणों को चुकाने में जो है 90 दिन या फिर उससे अधिक की अवधि तक जो है वो ऋण नहीं चुकाया गया है, तो उसी को हम एनपीए कहते हैं। तो जैसे कि कई ऐसी स्थितियां होती हैं जब एनपीए बनता है। तो एनपीए तभी बनता है जब जैसे कि कोई जो वित्त की जो राशि होती है, जो ऋण लिया गया है, वो 90 दिन या फिर उससे अधिक की अवधि तक जो है उसको नहीं चुकाया गया है, तो ये जो एनपीए किस्ती होती है। और जैसे कि कोई कृषक होता है, कृषि क्षेत्र में जो है जो अल्पकालिक फसल होते हैं, अल्पकालिक फसल के लिए जो दिया गया जो ऋण होता है, उसका जो भुगतान होता है 2 फसली मौसम तक भी ना किया गया हो, तो इस स्थिति में जो है ऋण एनपीए में वृद्धि होती है, एनपीए की स्थिति होती है। एंड जब कृषि क्षेत्र में दीर्घकालिक फसल अवधि की फसलों के लिए जब ऋण दिया जाता है और उसका भुगतान जो है 1 फसली मौसम तक भी ना किया गया हो, तो इस स्थिति में जो ऋण जो है एनपीए बनता है। एंड ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट की स्थिति में यदि ग्राहक का खाता 90 दिन तक जो है सक्रिय नहीं रहता है, तो इस स्थिति में जो एनपीए माना जाता है। तो जो एनपीए होता है, एनपीए जो है, एनपीए के 3 प्रकार होते हैं: निष्क्रिय एसेट, निष्पादनकारी एसेट और गैर निष्पादक एसेट्स। तो आरबीआई ने जो है जो लोन अकाउंट्स होते हैं, जो व्यक्ति ऋण लेते हैं उन्हीं को हम लोन अकाउंट्स कहते हैं, उनके जो अकाउंट्स होते हैं उनको एनपीए बनने से पहले ही उनको दबाव देने के उद्देश्य से, ताकि उनको एनपीए ना बन पाए, ताकि उनको दबाव देने के आधार पर जो है उनको पहचानने के लिए जो है एक नियम लाया, जैसे कि स्पेशल मेंशन अकाउंट को लाया, ताकि जो है लोगों को ऊपर दबाव डाला जा सके, ताकि उनके ऋण एनपीए ना बन पाए और उससे पहले ही वो जो है उस ऋण को जो है चुका दें। तो इस हिस्से में जैसे कि स्पेशल मेंशन अकाउंट 0 में मूलधन या फिर ब्याज जो है 30 दिनों तक ना चुकाया गया हो। दूसरा में स्पेशल मेंशन अकाउंट जो है 30 से 60 दिनों तक जो है मूलधन प्लस ब्याज की स्थिति में हो। एंड नेक्स्ट है स्पेशल मेंशन अकाउंट सेकेंड में मूलधन प्लस ब्याज जो है 61 से 90 दिनों तक जो है 90 दिनों तक का हो। तो इस प्रकार जो है इन अकाउंट्स को जो है टारगेट्स किया जाता है। एंड जो एनपीए की जो स्थिति होती है, तो इसके जो है कई कारण होते हैं, एनपीए बनने के जो है कई कारण होते हैं। जैसे कि इसका पहला कारण तो ये था कृषि क्षेत्र में अनियमितता के कारण। तो कृषि क्षेत्र में जो है अनियमितता जब आती है, तो उसके कारण किसानों के जो फसल होते हैं उनके उस फसल का जो है उस प्रकार लाभ नहीं मिल पाता है जिसका वो जो है एक्सपेक्ट किए होते हैं, जिसका वो अनुमान लगाए होते हैं कि मुझे इस फसल में जो इतना लाभ होगा तो मैं जो ऋण लिया हूँ बैंकों का वो चुका दूँगा, लेकिन उनको वैसा नहीं हो पाता है। तभी वो जो है ऋण नहीं चुका पाते हैं बैंकों का, और उस स्थिति में जो बैंकों के एनपीए में वृद्धि हो जाती है। पहला तो कारण ये है। दूसरा कारण यह औद्योगिक समृद्धि में कमी आ जाती है। तो जिससे औद्योगिक उत्पादन होता है उसमें कमी के कारण उद्योगों की जो आय होती है वो घट जाती है, जिसके कारण बैंकों के एनपीए में जो वृद्धि होती है। इसका मतलब जो औद्योगिक इकाइयाँ होती हैं उनके खराब बैलेंस शीट के कारण भी बैंकों के जो ऋण होता है उसमें वृद्धि होने लगती है। तो इस स्थिति में जो है इस कारण भी बैंकों के एनपीए में वृद्धि होती है। और बैंकों का एनपीए में वृद्धि से सार्वजनिक जो क्षेत्र है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का जो खराब प्रबंधन होता है उसके कारण जो उनकी परिसंपत्तियों की जो गुणवत्ता होती है उनमें उनका जो है उचित ढंग से मूल्यांकन नहीं हो पाता है, जिससे जो है बैंकों के एनपीए में वृद्धि हमें देखने को मिलती है।
एंड नेक्स्ट जैसे कि किसानों के जो है अतार्किक ऋण माफ़ी जब की जाती है तो उस स्थिति में उनमें जो है लोन ना चुकाने की जो है एक जो प्रवृत्ति होती है वो बढ़ जाती है, जिससे एनपीए में वृद्धि हो जाती है। तो इससे जो बैंकों की लोन ना चुकाने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है एंड लोक लुभावन ऋण की वजह से भी एंड वैश्विक मंदी आदि के कारण भी जो है बैंकों के एनपीए में वृद्धि हो जाती है। जैसे कि कोविड-19 महामारी के समय जो है बैंकों के एनपीए में काफ़ी वृद्धि देखी गई थी। एंड नेक्स्ट है अपारदर्शी एग्जिट नीति के कारण भी आर्थिक इकाइयों के जो लिक्विडेशन का समय बढ़ जाता है, जिससे बैंकों के एनपीए में जो है बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। तो वर्तमान में जो हमारी अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, वो प्रतिबंधात्मक समाजवाद से प्रस्थान कर रही है और पूंजीवाद की ओर जो है बढ़ रही है। तो इसी प्रकार जो कोविड-19 का समय था उसमें कई सारे सभी बैंक जो एनपीए की समस्या से जूझ रहे थे। तो अभी हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है एसबीआई ने कहा है कि उसके एनपीए में कमी देखने को मिली है हमें, और यह कमी इसीलिए देखने को मिली ताकि क्योंकि वह जो बेहतर वसूली जो है प्रक्रिया के कारण और ख़राब ऋणों के जो पुनर्गठन के कारण ही जो ऐसा हो पाया है। तो इस प्रकार जो है एसबीआई ने अपने एनपीए में जो है कमी की है। नेक्स्ट है जैसे एनपीए के जो है प्रभाव, एनपीए के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। तो एनपीए के प्रभाव जो वित्तीय संस्थाओं पर पड़ता है जैसे इसका प्रभाव पड़ता है कि रिटर्न ऑफ एसेट्स में जो है कमी आ जाती है एंड इससे जो है जो रेटिंग एजेंसियां होती है उनके द्वारा जो बैंकों के रेटिंग घटा देने के कारण जो है जो बैंकिंग व्यवस्था होती है, बैंकिंग व्यवस्था पर नागरिकों का विश्वास बहुत कम हो जाता है, जिससे जो है बैंकों के लिए नए संसाधन जुटाना जो है में बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि जब इन बैंकों पर जो है लोगों का विश्वास कम हो जाता है तो लोग इनमें जमा नहीं रखते हैं, जिससे बैंक जो है नई जो मुद्राएं होती हैं, नई जो साख सृजन होता है वो नहीं कर पाते हैं। एंड इससे जो एनपीए में वृद्धि से जो परिसंपत्तियों की जो गुणवत्ता होती है उनमें लगातार जो है गिरावट होने लगती है एंड जिससे न केवल बैंकों के बैलेंस शीट खराब हो जाती है बल्कि उनकी जो साख सृजन की क्षमता होती है उनमें कमी आ जाती है। एंड एनपीए में जब वृद्धि हो जाती है तो एनपीए की वृद्धि करने के उद्देश्य के क्रम में बैंकों का जो प्रोविजनिंग का जो राशि होती है, प्रोविजनिंग की राशि में जो है वृद्धि हो जाती है। प्रोविजनिंग की राशि में वृद्धि होने की वजह से बैंकों का जो नेट लाभ होता है वो कम हो जाता है। प्रोविजनिंग की राशि मतलब प्रोविजनिंग मतलब जो बैंक होता है, बैंकों पर आरबीआई द्वारा दबाव डाला जाता है कि वो जो अपने रिजर्व का अपने जो पूंजी का कुछ हिस्सा जो है प्रोविजनिंग के रूप में जो है सुरक्षित रखें, ताकि उन पर जब कोई आर्थिक संकट आता है कोई तो वो जो है उस राशि का प्रयोग करके जो है अपने जो है इस समस्या को जो है पूंजी की समस्या को कम कर सकें। तो इसीलिए जो है आरबीआई द्वारा जो है जब आर्थिक स्थिति आती है, ऐसी स्थिति से आरबीआई द्वारा जो बैंकों पर दबाव डालने लगता है कि वो जो है प्रोविजनिंग की राशि रखें। तो प्रोविजनिंग की राशि जब बैंक रखते हैं तो उनका जो प्रोविजनिंग मतलब राजस्व होता है, तो राजस्व के रूप में जब बैंक अपने कुछ पैसे रखते हैं तो उनके पास जो निवल नेट होता है, जो उनके पास पैसे होने चाहिए उसमें कमी आ जाती है, क्योंकि जब प्रोविजनिंग जब रखते हैं तो उनके जो है पैसे कम हो जाते हैं। तो एनपीए का प्रभाव सरकार और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है, जिसके प्रभाव जो वित्तीय संस्थाएं होती है, वित्तीय संस्थाओं की जो साख सृजन क्षमता होती है उसमें कमी आ जाती है। तो साख सृजन क्षमता में कमी के कारण जो है उनका जो निवेश होता है वो निवेश नहीं कर पाता है। निवेश ना करने की वजह से जो आर्थिक समृद्धि का जो दर होता है हमारा उस पर जो काफ़ी विपरीत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो है निवेश की वजह से ही हमारी समृद्धि बढ़ती है। तो जो हमारा जो बैंकिंग क्षेत्र है, बैंकिंग क्षेत्र में नागरिकों का विश्वास कम होने की वजह से हमारा जो वित्तीय समावेशन की जो प्रक्रिया होती है उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है और संसाधनों की गतिशीलता में जो है संसाधनों की गतिशीलता को बनाए रखना जो काफ़ी कठिन हो जाता है। और एनपीए का जब होती है तो इसका प्रभाव सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जो है सरकार जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक होते हैं उनमें सरकार का जो सरकार द्वारा जो उन पर पूंजी का दबाव डाला जाता है।
जिसके कारण जो सरकार होता है, सरकार का जो राजकोषीय घाटा होता है उसमें भी कमी आ जाती है, राजकोषीय घाटा में बढ़ जाती है। एंड एनपीए जो होता है, एनपीए में वृद्धि के कारण जो है विश्व स्तर पर देखें तो वैश्विक स्तर पर जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था के हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के साख सृजन जो होता है, साख को जो प्रभावित करती है। एंड जो एनपीए होता है, मैंने बताया एनपीए का प्रभाव हमारे वित्तीय व्यवस्था पर एंड वित्तीय संस्था पर एंड अर्थव्यवस्था पर दोनों पर पड़ता है। तो एनपीए से संबंधित कुछ शब्दावलियाँ हैं जिनके बारे में हम जानेंगे, जैसे कि नॉन परफॉर्मिंग रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एसेट्स। तो इसमें जो बैंक होते हैं, बैंकों द्वारा जो ग्राहकों को दिए जाने ऋण होते हैं, उनके जो है उनके जो ऋणों के जो शर्तें होती हैं, जो अवधि होती है, उनको बढ़ाया जाता है, उनको बदला जाता है। तो एनपीए को जो अधिक सरल ढंग से वसूलने के लिए इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है ताकि जो ग्राहक होते हैं वो अपने ऋण का भुगतान कर पाएँ। तो इसमें जो एक तरह से ग्राहकों को ऋण भुगतान करने में जो सुविधाएं प्रदान करने की वजह से किया जाता है ऐसा। और इसमें ग्राहकों को कई निम्नलिखित सुविधाएं भी दी जाती हैं, जैसे कि उनके ब्याज दरों में कमी कर दी जाती है एंड जो भुगतान पैसे के चुकाने की यानी भुगतान करने की जो अवधि होती है उसको बढ़ा दी जाती है एंड जो डेब्ट सिक्योरिटीज़ होती हैं उनको शेयर सिक्योरिटी में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो इस स्थिति में हमारी जो बैंकिंग व्यवस्था होती है, जो रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एसेट्स है, इसके जरिए जो है जो ग्राहकों के जो ऋण भुगतान होता है उसको सरल बनाने की जो कोशिश की जाती है। नेक्स्ट, राइट ऑन एसेट्स। राइट ऑफ एसेट्स में इनमें जो उन परिसंपत्तियों जो वे परिसंपत्तियाँ जिनमें बैंक की मान्यता होती है, यदि जब जो है ऋणी द्वारा जब ऋण का नहीं चुकाया जाता है तो उस स्थिति में जो बैंक होते हैं उस परिसंपत्ति को राइट ऑफ कर देते हैं, जिसमें जो बैंकों की जो बैलेंस शीट होती है में यह दिखाया जाता है कि जो ऋण की जो क्षतिपूर्ति है उसको अन्य स्रोतों से, अन्य माध्यमों से कर लिया गया है। लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं है कि ग्राहकों के ऋण को माफ़ कर लिया गया है या फिर उनके बैलेंस शीट को साफ कर लिया गया है। तो अब हम एनपीए के उपाय के बारे में पढ़ेंगे।
एनपीए तो उपाय ये है कि पहला मतलब एनपीए में उपाय जैसे कि सरफेसी एक्ट 2002, तो ये जो अधिनियम है इसमें बैंकों की जो वित्तीय संस्थाएं जो होती हैं यह उन वित्तीय संस्थाओं को अधिकार देता है कि वो जो है जो सुरक्षित देनदार होती है उस परिसंपत्ति को जो है जब्त कर सकें। मतलब जिस आधार पर जो है उस व्यक्ति को ऋण दिया गया है उस संपत्ति को जो जब्त करने का जो है अधिकार देता है यह अधिनियम। मतलब ये बैंकों के जो एनपीए की स्थिति में जो है ग्राहकों की परिसंपत्ति को जो है अधिग्रहण करने का जो अधिकार देता है। और जो ये प्रक्रिया होती है जिला मजिस्ट्रेट की सहायता से 30 दिनों में जो है पूरा कर ली जाती है। इसकी आलोचना भी की जाती है जैसे कि यह अधिनियम जो है असुरक्षित ऋण पर लागू नहीं होता है। एंड यह इनमें जो व्यवहारिक जो कठिनाइयाँ होती हैं उनके कारण जो लिक्विडेशन में जो अधिक समय लग जाता है। तो और ये जो अधिनियम होती है इसके अंतर्गत जो परिसंपत्तियाँ होती है उनसे संबंधित जो लेन देन होता है उसका रिकॉर्ड रखने के लिए एक केंद्रीय रजिस्ट्री बनाई जाती है। और उस रजिस्ट्री के द्वारा इस रजिस्ट्री के माध्यम से जो इसके स्तर में जो विभिन्न परिवर्तन किए जाते हैं। जो इन परिसंपत्तियाँ होती हैं इन परिसंपत्तियों से संबंधित जो एक डेटाबेस तैयार करती है एंड जो इस स्थिति में जो एनपीए को बढ़ने से जो रोका जाता है। नेक्स्ट है डीटीसी में जो है डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल इसका नाम है पूरा। डीटीसी जो है इस संस्था की जो स्थापना है आरडीडीबीएफआई अधिनियम 1993 के द्वारा की गई थी। एंड जो संस्था इसमें इसका जो कार्य होता है ऋण वसूलने से संबंधित जो विवाद होते हैं उसको निपटाने का होता है। तो डीआरटी जो है इसके निर्णय जो है इसके निर्णय से अगर असंतुष्ट होता है कोई संस्था तो वो डीआरएटी में भी अपील कर सकता है। तो इसकी कई स्तर पर आलोचना की गई। इसकी आलोचना इसलिए की गई कि डीआरटी जो है इनकी जो है संख्या सीमित है एंड इनमें जो लंबित मामले होते हैं उनकी भी अतिरिक्त जनसंख्या है। और इनमें जो पेशेवर व्यक्तियाँ होती हैं इनमें जो पेशेवर व्यक्तियों का भी अभाव होता है। तो इस प्रकार जो एआरसी है एसेट रिकॉम्बिनेशन कंपनी परिसंपत्ति पुनर्संरचना कंपनी जो है एआरसी जो है वह कंपनी है जो बैंकों के जो है एजेंट के रूप में जो है कार्य करते हुए बैंकों के पहले एजेंट के रूप में कार्य करती है और बैंकों के जो दबाव पूर्ण यानी एनपीए जो होती है उनको जो है परिसंपत्तियों का जब पुनर्गठन जो करती है उसी को हम एआरसी कहते हैं। एआरसी जो कंपनी है यह कंपनी 2013 के अंतर्गत जो है कार्य करती है एंड गठित की गई है। एक निजी कंपनी के रूप में कार्य करती है एंड यह प्रतिनिधि के रूप में ग्राहकों से जो है ऋण वसूलने संबंधी जो भी कार्य करती है। एंड एआरसी को जो है आरबीआई के द्वारा लाइसेंस दिया जाता है एंड अर्थात आरबीआई जो के नियमन के अंतर्गत जो है यह संस्था जो है कार्य करती है। यह कंपनी जो सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत ग्राहकों से जो ऋण वसूलती है। और ये जो प्रक्रिया होती है इसमें बैंक और जो ऋण होता है बैंक और ऋण वसूलने का जो अधिकार होता है बैंकों के द्वारा एआरसी को दे दी जाती है। तथा जब एक निश्चित मात्रा में जब एआरसी के द्वारा ऋण वसूल लिया जाता है तो उस स्थिति में एआरसी द्वारा जब बैंकों को कुछ धनराशि जो भुगतान किया जाता है तो जो एआरसी है एआरसी द्वारा जो क्यूआईबी है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बाइनर तो क्यूआईबी को जो सिक्योरिटी रिसिप्ट जारी की जाती है जिससे जो क्यूआईबी के निवेश में जो है निवेश की जो संभावना होती है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है इंद्रधनुष जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में प्रबंधन को सुधारने के लिए जो है एक साफ सुथरी कार्यक्रम के रूप में शुरू की गई जिसे जो है मिशन इंद्रधनुष के नाम दिया गया। और इसके जो कई आयाम है जैसे कि पहला अपॉइंटमेंट है नियुक्ति है। तो इसमें जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक होते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबंधन में सुधार करने के लिए प्रबंधन स्तर पर जो नियुक्ति है प्रबंधन स्तर पर नियुक्ति करने की प्रक्रिया को जो पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से ऐसा किया गया। नेक्स्ट है बैंक बोर्ड ब्यूरो। तो सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक है बैंकों के प्रबंधन का जो है नियमन करने के उद्देश्य से ऐसा किया गया। एंड कैपिटलाइजेशन पूंजीकरण किया गया। इसमें जो केंद्र सरकार की जो भूमिका होती है केंद्र सरकार की भूमिका को अधिक बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया। नेक्स्ट है चौथा है
डी स्ट्रेसिंग जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक होते हैं उन बैंकों में जो सरकारी योजनाएं होती हैं उनको पूरा करने संबंधी जो है उन पर दबाव डालना, दबाव को जो है कम करना। पाँचवा है एम्पावरमेंट, जो बैंकिंग प्रबंधन में जो सरकार होते हैं सरकार के जो हस्तक्षेप को बहुत कम करना तथा प्रबंधन को जो है उस प्रबंधन को अधिक सशक्त बनाने का उद्देश्य करना। एंड नेक्स्ट है फ्रेमवर्क जो जवाबदेहिता को बढ़ाने के लिए अधिक पारदर्शी ढंग से जो है कार्य करना। एंड नेक्स्ट गवर्नेंस, तो बैंकों के जो प्रशासनिक ढांचे में जब कोई प्रशासनिक ढांचे में जो पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए ई गवर्नेंस का जो प्रयोग करना। तो इस वजह से जो है इंद्रधनुष योजना लाया गया ताकि बैंकों के एनपीए में जो है सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार कर जो है बैंकों के एनपीए में सुधार किया जा सके। नेक्स्ट है एफएसआईबी, वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो। तो एफएसआईबी जो है इसको 2022 में गठित किया गया था और यह इस संस्था की जो स्थापना है बैंक बोर्ड ब्यूरो के स्थान पर किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं उनमें जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को सुधारना होता है और जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं उनमें एक निदेशक के रूप में कार्य करना होता है और उनकी नियुक्ति जो होती है उनकी नियुक्ति को सिफारिश करना होता है। तो ये संस्था जो होती है एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के रूप में कार्य करती है एंड जो उनके जो प्रशिक्षण संबंधी जो दायित्व होते हैं, कर्मचारियों के जो प्रशिक्षण संबंधी दायित्व होते हैं उसको पूरा करती है। नेक्स्ट है 4R मतलब पहला आर का मतलब है रिकॉग्निशन, तो एनपीए के जो है एनपीए का सूक्ष्म विश्लेषण। नेक्स्ट रिकैपिटलाइजेशन, बैंकों में जो पुनः पूंजी को जो बढ़ावा देना, पुनः पूंजी की व्यवस्था करना। नेक्स्ट है रिजोल्यूशन, एनपीओ को जो कम करने के लिए विभिन्न कई प्रकार के समाधान को लाना। नेक्स्ट है रिफॉर्म मतलब सार्ववाद जो मतलब अधिक उपयुक्त जो समाधान है उसको लाना। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट सशक्त। तो प्रोजेक्ट सशक्त शब्द का तात्पर्य यह है कि बैंकों की जो आर्थिक स्थिति है उनको जो है सशक्त बनाना। एंड इसको जो सुनील मेहता समिति के सिफारिश के आधार पर जो इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें जो है इस योजना में जो है एनपीए की वसूली की जो प्रक्रिया होती है उसको राशि के अनुसार वर्गीकृत करने का जो है की प्रक्रिया को शुरू किया गया। जैसे कि प्रोजेक्ट सशक्त में जैसे कि 5 करोड़ या फिर उससे कम का जो एनपीए है ऋण है तो इसका जो बैंकों द्वारा जो संचालन समिति का गठन किया जाएगा और यह प्रक्रिया 90 दिनों में जो है पूरा कर लिया जाएगा। और 50 करोड़ से 500 करोड़ रुपए तक के तो इसे जो इंटर क्रेडिट एग्रीमेंट आईसीए और लीड बैंक के द्वारा जो इसको 180 दिनों में जो पूरा कर लिया जाएगा। एंड नेक्स्ट है 500 करोड़ से अधिक एनपीए। तो इस स्थिति में यदि इस स्थिति में यदि किसी भी प्रक्रिया में अगर समाधान नहीं निकलता है तो आईसीए जो इसका निपटारा करेगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बैड बैंक। तो बैड बैंक जो है भारत में एनपीए को कम करने के लिए तथा बैंकों के बैलेंस शीट को साफ करने के लिए के उद्देश्य से प्रथम बैड बैंक के रूप में जो है NARCL की स्थापना की गई। तो बैड बैंक का कार्य यही होता है कि विभिन्न जो बैंकें होती हैं उनके जो एनपीए को जो खरीद कर उनके बैंक बैलेंस उनके जो है एनपीए को जो है कम करना होता है, उनके एनपीए को कम करने में जो सहायता करना होता है। तो इस उद्देश्य से जो है बैड बैंक का स्थापना किया गया। पहला बैड बैंक NARCL है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। तो इसका गठन जो है कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार किया गया और एक कंपनी के रूप में इसका गठन किया गया। इसे जो है ARC के रूप में जो है कार्य करने के लिए जो है लाइसेंस जो है RBI के द्वारा दिया गया। NARCL में जो 51% जो हिस्सेदारी है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एवं जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो वित्तीय संस्थाओं की होगी इसमें। एंड यह संस्था जो है विभिन्न चरणों को जो है लगभग लाख करोड़ रुपए की जो है 2 लाख रुपए तक की जो है जो दबाव कर्ज परिसंपत्तियाँ होती है उनका क्रय करने का कार्य करेगी।
तो NARCL की कार्यप्रणाली ये होती है कि यह कंपनी जो वित्तीय जो संस्थाएं होती हैं उनकी जो दबावग्रस्त परिसंपत्तियाँ होती हैं यानी NPA होती हैं, उनके बदले जो 15% नकद और 85% सिक्योरिटी रिसिप्ट के रूप में जो भुगतान करेगी, जो 5 वर्ष तक वैध रहेगा। एंड जो NARCL है दबावग्रस्त परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करने के लिए लीड बैंक को जो ऑफर भी देती है। तो NARCL द्वारा 500 करोड़ रुपए से अधिक की जो दबावग्रस्त परिसंपत्ति हेतु समाधान लाया जा सकता है। नेक्स्ट है IDRCL, इंडियन डेप्ट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। तो IDRCL के साथ साथ जो एक अन्य इकाई IDRCL की स्थापना की गई, गठन किया गया। यह एक जो सेवा प्रदाता कंपनी के रूप में जो परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए जो है कार्य करेगी। एंड IDRCL जो है, IDRCL में निजी क्षेत्र की जो है वित्तीय संस्थाओं की जो हिस्सेदारी बहुत अधिक होगी। इसके 51% जो हिस्सेदारी निजी क्षेत्र की होगी। इस प्रकार ये जो है एक निजी क्षेत्र की इकाई के रूप में कार्य करेगी। NARCL द्वारा जो ऑफर को यदि लीड बैंक द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो उस स्थिति में जो है IDRCL परिसंपत्तियों का जो अधिग्रहण करेगी। और इस प्रकार IDRCL जो है एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के रूप में जो है NARCL के सभी कार्य करेगी। एंड ये जो पूरी जो संस्था होती है यह सार्वजनिक क्षेत्र के जो समर्थन में कार्य करेगी। इसीलिए इसकी जो सफलता की जो संभावना होती है वो अधिक हो जाती है। नेक्स्ट है IBC, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, दिवाला एंड शोधन अक्षमता संहिता। तो इंसॉल्वेंसी जो है यह स्थिति जब कोई व्यक्ति या कंपनी अपने वित्तीय देयताओं को पूरा करने में असमर्थ हो जाती है, तो उस स्थिति में जो दिवालियापन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है उस बैंक में, और उस वित्तीय संस्था में जो कंपनी की जो देयताएँ होती हैं उसकी जो परिसंपत्तियाँ होती हैं उससे अधिक हो जाती हैं। तो इसलिए जो है इसमें ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। एंड बैंकरप्सी का मतलब यह है कि दिवालियापन के बाद वह कानूनी प्रक्रिया जिसके द्वारा वित्तीय संस्थाएं जो अपने बकाया ऋण को जो है बकाया ऋण को वसूलती है, उसी को हम करप्सी कहते हैं। बैंकरप्सी कोड मतलब किसी बिंदु पर जो है कानूनों से जो है जो जटिलता होती है उसको कम करने के लिए एक सरल एवं पारदर्शी प्रक्रिया की स्थापना की जाती है। तो उसी को हम कोड यानी संहिता कहते हैं। तो IBC की आवश्यकता क्यों होती है? तो भारत में जो दिवालियापन की जो प्रक्रिया होती है उससे संबंधित जो विभिन्न कानून होते हैं उपलब्ध है, जिसके कारण जो दिवालियापन की जो प्रक्रिया है उसमें औसतन जो 4 वर्ष का समय लग जाता था उस दिवालियापन की प्रक्रिया से बैंकों को उभरने में। तो इस परिणाम से न केवल अपने समय केवल जो है उतने समय तक बल्कि बैंकों के बैलेंस शीट जो है ख़राब होती थी। तो इस प्रकार परिसंपत्तियों के जो मूल्यह्रास के कारण जो बैंकों का जो बकाया ऋण होता था वो जो है उस ऋण को प्राप्त नहीं कर पाते थे, बहुत कम मात्रा में ही अपने बकाया ऋण को प्राप्त कर पाते थे। तो इस प्रकार IBC का उद्देश्य यही है। तो दिवालियापन की जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है उसको एक निश्चित समय में यानी समयबद्ध रूप से उसको पूरा करना। एंड ऋणदाता जो होता है ऋणदाता को ऋण वसूलने संबंधी जो जटिल कानूनी प्रक्रिया होती है उससे मुक्ति दिलाना भी है। तो इस प्रकार जो आर्थिक रूप से वहनीय प्रक्रिया होती है उससे जो है बैंकों को जो लाभान्वित करने के उद्देश्य से जो है IBC को लाया गया। तो IBC के तहत कई संस्थागत आयाम भी हैं IBC के, जैसे कि एक इन्वॉल्वेंसी एंड प्रोफेशनल एजेंसीज है। जैसे कि यह एजेंसी किसी कंपनी की जो वर्तमान आर्थिक स्थिति होती है उसका अध्ययन करती है और अध्ययन करके दिवालियापन होने और ना होने की जो है उसको जानकारी देती है। तो एजेंसी में जो है जो कार्यरत जो तकनीक होती है जो इसमें जो कार्य करने वाले तकनीकी जो विशेषज्ञ होते हैं उनको जब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशनल यूटिलिटीज़। तो ये जो है ये संस्था जो होती है जो कंपनी होती है जो कि ऋण में फंसी होती है
उस कंपनी के जो आर्थिक आंकड़े होती है और उसको आवश्यकता अनुसार जो आईपीओ को उपलब्ध कराती है। एंड इन आर्थिक आंकड़ों को आईपीए मतलब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज को उपलब्ध कराती है। तो इन आर्थिक आंकड़ों में जो कंपनी की जो वर्तमान देयताएं जो होती हैं और उसकी परिसंपत्तियां होती हैं, उससे संबंधित जानकारी जो होती है आईपीओ को दी जाती है। नेक्स्ट है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करेंसी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये जो है आईबीसी के तहत जो संपूर्ण जो प्रक्रिया होती है उसका नियमन करने के लिए जो है एक नियमन के रूप में जो इस बोर्ड की स्थापना की गई। एंड इसमें जो आरबीआई और सरकार के जो प्रतिनिधि होते हैं उसमें कार्य करते हैं। एंड बोर्ड का जो मुख्य कार्य होता है उसकी जो संपूर्ण कार्य प्रणाली होती है उसमें पारदर्शिता लाना और एक समयबद्ध रूप से जो है उसके कार्य को जो है पूरा करना होता है। तो नेक्स्ट ट्रिब्यूनल जो है आईपीए द्वारा प्रस्तावित जो है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज यानी आईपीए द्वारा जो प्रस्तावित सीआईआरडी होती है उस पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार जो ट्रिब्यूनल्स का होता है। तो ट्रिब्यूनल्स का होता है यदि यह मामला जो है किसी व्यक्ति या फिर साझेदारी फर्म से संबंधित हो तो इस स्थिति में जो निर्णय का जो अधिकार होता है, निर्णय लेने का जो अधिकार होता है डीआरटी के पास होता है। तो डीआरटी मैंने अभी बताया था, डीआरटी जो है एनपीए से संबंधित जो विवाद होते हैं उसको निपटारा करती है। तो डीआरटी के पास होता है यदि ये मामला जो है किसी कंपनी या फिर एलएलपी से संबंधित है तो ये प्रक्रिया को एनसीएलटी के द्वारा जो है निपटाया या फिर निर्णय दिया जाएगा। तो आईबीसी की कई विशेषताएं भी है, जैसे कि दिवालियापन की जो प्रक्रिया होती है उस दिवालियापन की प्रक्रिया में जो ऋणी होता है या फिर ऋणदाता होता है उसके निवेदन पर जो है दिवालियापन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। एंड जो दिवालियापन होता है, दिवालियापन का मामला प्रारंभिक प्रक्रिया प्रारंभ होने से 330 दिनों में जो इसको पूरा कर लिया जाएगा। एंड कंपनी की जो परिसंपत्तियां होती हैं उसके परिसंपत्तियों का जो लिक्विडेशन होगा वो नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। एंड इस प्रकार जो है आईबीसी की कुछ स्तर पर इसकी आलोचना भी की गई, इसकी आलोचना आईबीसी की जो प्रक्रिया होती है वो पूरी होने के बाद भी क्रेडिटर्स यानी एनपीए की पूरी राशि नहीं वसूल पाते हैं, एनपीए की पूरी राशि नहीं वसूल पाते हैं आईबीसी की प्रक्रिया के जरिए भी। तो संहिता को पेशेवर व्यक्तियों के अभाव और विवादित मामलों की अत्यधिक संख्या के कारण जो है इसको समय पर पूरा ना करने की वजह से भी इसकी जो है कई असरों पर जो इसकी आलोचना की गई। जो आईबीए है, आईबीए को जो है आईबीसी को जो लागू करने के लिए नियामक के पास जो है पर्याप्त अधिकार भी नहीं है। तो नेक्स्ट है प्री लैग इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। तो आईबीसी में जो संशोधन के माध्यम से एमएसएमई इकाइयों के लिए दिवालियापन संबंधी जो प्रक्रिया होती है उसमें जो एक नया प्रस्ताव दिया गया और इस प्रक्रिया में मुख्य रूप से जो 1 करोड़ रुपए तक जो एमएसएमई इकाइयाँ होती हैं उनको शामिल किया गया। इसमें जो पहला है पीआईआरपी, दूसरा है सीआईआरपी। तो पीआईआरपी जो है यह जो है जो आवंटन ऑफर जो होती है, आवंटन ऑफर जो कोड होता है उस मामले को निपटाया जाएगा पीआईआरपी के जरिए। और ऋणी का जो अपने फर्म पर जो नियंत्रण होगा वो बना रहता है। 120 दिनों में यह प्रक्रिया होती है वो पूरी हो जाती है। सीआईआरपी में ये होता है कि जो सार्वजनिक नीलामी की जो प्रक्रिया होती है लिक्विडेशन द्वारा होता है और फर्म का जो प्रबंधन होता है पेशेवर व्यक्तियों के पास होता है और 330 दिनों में यह प्रक्रिया जो है पूरी हो जाती है। तो एनपीए की स्थिति में जो है एक त्वरित रूप से कठोर प्रक्रिया को अपनाया गया, जैसे कि आरबीआई द्वारा जो है जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं उनमें जो है जोखिम अधिक होने की वजह से जो है उन पर जो कठोर कार्रवाई की जाती है। इसका उद्देश्य जो वित्तीय व्यवस्था होती है उनमें व्याप्त जो जोखिम होता है उसको कम करना होता है एंड उसके हितों को जो है सुरक्षित करना होता है। तो जब किसी बैंक का जो है नेट एनपीए जो है 6% से अधिक हो जाता है तो आरबीआई द्वारा जो उन पर जो कठोर कार्रवाई की जाती है, जिससे जो उनके जो जिससे कि उन पर जो कठोर कार्रवाई करने की वजह से जो दिवालियापन की प्रक्रिया बैंक दिवालिया होने से बच सके। जैसे कि जब एनपीए जो है किसी बैंक की 6% से अधिक हो जाती है तो उस समय उनके साथ उनकी क्षमता प्रतिबंधित कर दी जाती है, प्रोविजनिंग की राशि में जो बढ़ा दी जाती है, नए कर्मचारियों की भर्ती पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है,
शाख विस्तार करने का जो शाख विस्तार पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। निदेशक जो मंडल होते हैं उनकी नियुक्ति और पद मुक्ति पर जो प्रतिबंध लगा दिया जाता है। एंड एनपीए की जो व्यापक समीक्षा होती है वो की जाती है और CAR में जो है वृद्धि कर दी जाती है। तो इस प्रकार जो है आरबीआई के द्वारा ये जो प्रक्रिया होती है अपनाई जाती है ताकि जो है बैंकों के जो है एनपीए में जब बैंकों के एनपीए में वृद्धि हो जाती है तो उनको जो दिवालियापन की स्थिति से बचाया जा सके। एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेक्चर 15 में बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। तो मई 1930 में स्थापित ये जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन है इसका मुख्यालय जो स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड के बेसल शहर में स्थित है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो वित्तीय व्यवस्था होती है उसमें जो जोखिम होते हैं उसको कम करना है तथा वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना है। इसके अंतर्गत इन मानकों का निर्धारण किया जाता है ताकि वित्तीय व्यवस्था में जो जोखिम होता है उसको कम किया जा सके। इन मानकों को बेसल मानक कहते हैं। इनमें जो CAR जो है प्रमुख है। CAR मतलब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। CAR या फिर CRAR दोनों का एक ही मतलब है। कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो, पूंजी पर्याप्तता अनुपात CAR। तो इसके अंतर्गत जो बैंक होते हैं बैंकों को अपनी जोखिम होती है, जोखिम भारित जो परिसंपत्तियाँ होती है उनको जो है उनके अनुपात में जो कुछ पूंजी स्वयं के पास जो है सुरक्षित रखनी होती है। जो बैंकों को जो है जो अचानक उनके पास जो संकट आ जाता है, वित्तीय दुर्घटना हो जाती है, उस स्थिति में जो है वे अपने आप को सुरक्षित रख सके एक और सुरक्षित रखने में सहायता कर सकें। और इसका निर्धारण जो केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। CAR में जो वृद्धि होती है करने पर बैंकों की जो साख ऋण की क्षमता होती है उनमें कमी आ सकती है और बदले में जो है उनके अनुपात जो है और जो बढ़े हुए अनुपात है बैंकों को लागू करने में जो अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। तो यह आवश्यक नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर जो बेसल मानक हैं मानकों को एक साथ लागू किया जाए। तो जो CAR है, CAR का फार्मूला यह है कि टियर फर्स्ट पूंजी प्लस टियर 2 पूंजी बटे में कुल जोखिम भारित परिसंपत्ति है। तो कैश डिपॉजिट रेशियो जो है यह अनुपात दर्शाता है कि 1 रुपया जमा स्वीकार करने के बदले बैंकों को कितना जो है नगद स्वयं के पास जो है सुरक्षित रखना होता है। तो यदि देश में जो है डिजिटल पेमेंट यानी प्लास्टिक मनी अधिक और इंटरनेट बैंकिंग का प्रचलन बढ़ जाता है तो इस अनुपात में जो है कमी आने लगती है। तो ये अर्थव्यवस्था में जो है कैश के प्रचलन में जो है कमी को जो है दर्शाता है। इसे कैश डिपॉजिट रेशियो बराबर कैश इन ट्रेंड प्लस CRR बटे में कुल जमा। एंड नेक्स्ट है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो यह दर्शाता है कि ग्राहकों द्वारा जो है जमा किए गए जो 1 रुपया है उसका कितना हिस्सा बाजार में ऋण के रूप में दिया जाएगा। यदि इस अनुपात में वृद्धि होती है तो यह दर्शाता है कि बाजार में जो है साख की जो मात्रा होती है उसमें वृद्धि हो रही है। इससे जो वित्तीय संस्थाएं होती है उनमें जोखिम में भी वृद्धि हो जाती है। जैसे कैश डिपॉजिट रेशियो बराबर कुल उधार बटे में कुल जमा। तो बैंकिंग जो पूंजी होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक टियर फर्स्ट, टियर 2 पूंजी। टियर फर्स्ट को मुख्य पूंजी के रूप में भी देखते हैं, जैसे कि यह पूंजी अधिक तरल होती है। टियर फर्स्ट की जो पूंजी होती है और इस पूंजी की दबाव झेलने की जो क्षमता होती है वो बहुत अधिक होती है, जैसे कि SLR और सिक्योर्ड लोन। एंड टियर 2 में जो है यह पूंजी टियर फर्स्ट पूंजी की तुलना में कम तरल होती है एंड इसका जोखिम सहन करने की क्षमता भी कम होती है, जैसे कि असुरक्षित ऋण, बैंकिंग गतिविधियों में प्राप्त आय। तो इस प्रकार जो टियर 2 हो गया। नेक्स्ट होता है लेवरेज रेशियो। तो यह बैंकों की जो टियर फर्स्ट पूंजी तथा उनकी जो कुल परिसंपत्तियों के मध्य का जो अनुपात होता है एंड यह अनुपात जो बैंकों में कोर कैपिटल की उपलब्धता को जो है दर्शाता है। एंड इस अनुपात को जो अधिक होना यह दर्शाता है कि बैंकों के जो है वित्तीय जोखिम सहन करने की क्षमता में जो अधिक हो जाती है। अमेरिका में 2007 आर्थिक संकट के बाद जो है बेसल मानकों के तहत जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वित्तीय व्यवस्था में जोखिम को जो न्यूनतम करने के लिए कुछ इस अनुपात की शुरू किए गए लेवरेज रेशियो का। लेवरेज रेशियो बराबर टियर फर्स्ट कैपिटल बटे में टोटल एसेट्स। तो कैपिटल कंजर्वेशन बफर पूंजी संरक्षण बफर ये होता है कि आरबीआई के अनुसार प्रत्येक बैंक को अपनी न्यूनतम आवश्यकता के अतिरिक्त जो है कुल पूंजी स्वयं के पास जो है कुछ पूंजी स्वयं के पास सुरक्षित रखनी होती है, जिसे पूंजी संरक्षण बफर कहते हैं।
और यह CRR-MCAR से अलग होता है। आरबीआई के अनुसार प्रत्येक बैंक को पूंजी संरक्षण बफर के रूप में 2.5% पूंजी जो है स्वयं के पास सुरक्षित रखना अनिवार्य होता है। इसका उद्देश्य यही होता है कि जो वित्तीय संस्थाएं होती है, वित्तीय संस्थाओं को जो है में व्याप्त जोखिम होता है उनको कम किया जा सके। तो भारत में पूंजी संरक्षण बफर के रूप में जो है अधिक पूंजी रखने की जो न्यूनतम कारणों होती हैं उनके कारण जो है कठिनाई आती है, जैसे कि बैंकों के एनपीए में वृद्धि हो जाती है, आरओए में कमी आ जाती है, परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा पूंजी के लिए सरकार पर जो अधिक निर्भर होना पड़ता है। तो आरबीआई की बैलेंस शीट दो प्रकार से बढ़ती है, जैसे कि देयताएं यानी लायबिलिटी से और परिसंपत्ति यानी एसेट से। तो देयताएं मतलब जैसे कि करेंसी नोट से, बैंकों द्वारा आरबीआई के पास जमा रखने से, रिजर्व फंड से, जोखिम प्रावधान से, शेयर्स कैपिटल से, एंड उसके परिसंपत्ति का स्रोत है जैसे गोल्ड, आरबीआई द्वारा दिया गया ऋण, घरेलू अथवा विदेशी निवेश। तो ये जो है आरबीआई की बैलेंस शीट होता है। आरबीआई इन्हीं दो माध्यमों से जो है अपने बैलेंस शीट में वृद्धि करता है, अपने पैसे कमाता है। और आरबीआई का आय का स्रोत जैसे कि ब्याज प्राप्ति और अन्य ब्याज प्राप्ति, जैसे कि ब्याज प्राप्ति घरेलू और विदेशी। घरेलू स्तर पर जैसे कि ओएमडी, एमएसएफ रेट, एलएएफ, सरकार एवं बैंकों को दिया गया ऋण, डब्ल्यूएमए। विदेशी ऋण जैसे कि विदेशी परिसंपत्तियों से प्राप्त ब्याज। अन्य में जैसे कि कमीशंस, डिस्काउंट्स, विदेशी अथवा घरेलू परिसंपत्तियों को बेचने से प्राप्त आय। तो इस प्रकार जो आरबीआई के जो आय में वृद्धि होती है इन स्रोतों से, ब्याज प्राप्ति के माध्यम से आरबीआई अपने आय में वृद्धि करता है। नेक्स्ट है विदेशी विनिमय भंडार, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो देश के केंद्रीय बैंक द्वारा जो है आयात निर्यात की जो आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में विदेशी विनिमय भंडार रखना होता है। तो विदेशी विनिमय भंडार की जो मात्रा होती है विदेशी व्यापार यानी जीडीपी का आकार अथवा बाजार की प्रकृति के अनुसार जो है निर्धारित की जाती है। तो भारत में विदेशी विनिमय भंडार के प्रबंधन का कार्य आरबीआई द्वारा ही किया जाता है। विदेशी विनिमय भंडार का तात्पर्य किसी अर्थव्यवस्था के पास एक निश्चित समय पर जो उपलब्ध विदेशी परिसंपत्तियों की मात्रा से होती है, विदेशी धन से होता है, जिससे कि वह जो देश है अपने विदेशी व्यापार को जो है सुचारू रूप से बनाए रख सकता है। इस भंडार में जो है के कई बिंदु जैसे कि गोल्ड, विदेशी मुद्रा में धारित परिसंपत्तियाँ, एसटीआर स्पेशल जो है डाइवरी राइट्स एंड रिजर्व ट्रांच